मूव कर चुके हैं क्लास 12th में और अब इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो रुक जाइए, 25 to 30 मिनट्स जस्ट डिवोट करिए टू अंडरस्टैंड द ब्लूप्रिंट ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बेटा, बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन फॉर इकोनॉमिक्स जस्ट गो थ्रू द ब्लूप्रिंट ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि मैं बात कर रही हूँ इन डेप्थ सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिट वाइज वेटेज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स का जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर डिजाइन रहने वाला है उसके बारे में। तो आइए बात करते हैं नए एकेडमिक सेशन की, यानी कि 2023 टू 2024 का ब्लूप्रिंट कैसा रहने वाला है इकोनॉमिक्स का। जय श्री श्याम एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 ग्रूमिंग एजुकेशन। तो आइए जल्दी से मूव करते हैं आज की वीडियो पे, दैट इज ब्लूप्रिंट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले बेटा देखते हैं हम यहाँ पर कि ओवरऑल वेटेज क्या दी गई है इकोनॉमिक्स को सीबीएसई क्लास 12th में। तो अगर मैं बात करूं ओवरऑल वेटेज की, तो इकोनॉमिक्स को 100 मार्क्स की वेटेज अलॉट की गई है सीबीएसई क्लास 12th रिजल्ट्स में, 100 मार्क्स की। अब इसका कुछ बाइफर्गेशन भी है बेटा, बाइफर्गेशन कुछ इस तरीके का है कि सीबीएसई अपना जो बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करेगी वो 80 मार्क्स का करेगी, ठीक है, और जो रिमेनिंग 20 मार्क्स हैं उसका होगा प्रोजेक्ट वर्क। तो आई होप गाइज आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये है कुछ ओवरऑल वेटेज ऑफ इकोनॉमिक्स। अब बात करते हैं इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सिलेबस की। सो यहां पर आपके स्क्रीन पे ये अपीयर हो रहा है बेटा, इकोनॉमिक्स फॉर द एकेडमिक सेशन 2023 टू 2024। सो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है क्लास 12th में आपकी दो बुक्स हैं, एक है बेटा पार्ट ए विच इज इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी है बेटा पार्ट बी विच इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बात करते हैं पहले बुक 1 की। बुक 1 में बेटा देयर आर 5 यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, सेकेंड यूनिट इज मनी एंड बैंकिंग, थर्ड यूनिट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, फोर्थ यूनिट इज गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, नेक्स्ट यूनिट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब बात करेंगे बुक 2 की, तो बुक 2 इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इसमें बेटा 3 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 एंड द नेक्स्ट यूनिट इज करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी एंड द लास्ट यूनिट इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विद नेबर्स। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको जो ओवरऑल थ्योरी का पेपर होने वाला है वो बेटा 80 मार्क्स का है। उस 80 मार्क्स में दो बुक्स हैं, एक तो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब खासियत ये है कि दोनों ही बुक्स इक्वल वेटेज की हैं, मतलब दोनों ही बुक्स बेटा 40 मार्क्स की आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आने वाली हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बुक 1 की, तो बेटा यूनिट वाइज वेटेज देखते हैं। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स जो कि पहली यूनिट है इस बुक की, ये आएगी बेटा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स की। नेक्स्ट मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 12 मार्क्स, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी 6 मार्क्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स 6 मार्क्स। सो ये कुछ ओवरऑल वेटेज है बेटा, जिसको मिलाकर 40 मार्क्स का बनेगा ये। तो आप देख सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में 2 यूनिट्स की ज्यादा वेटेज है, एक तो है national income and related aggregates which is of 10 marks and next one is determination of income and employment which is 12 marks। highest weightage इस particular unit की हम देख पा रहे हैं, determination of income and employment। मतलब अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में determination of income and employment कर लें तो 12 मार्क्स तो यहीं पे पक्के हो गए, राइट। और 22 मार्क्स कैसे पक्के कर सकते हैं टोटल, 2 यूनिट्स करके, एक तो ये नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो 22 मार्क्स तो बेटा यहीं पे ही हो गए। ये आप मोस्ट प्रायोरिटाइज्ड यूनिट्स होनी चाहिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की। नेक्स्ट बेटा अब बात करेंगे बुक 2 की विच इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें अगर हम बात करें यूनिट वाइज वेटेज की, तो फर्स्ट यूनिट जो कि है हमारी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, ये है बच्चे 12 मार्क्स की। करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, ये 20 मार्क्स की। एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विद नेबर्स, ये है 8 मार्क्स की। सो ओवरऑल वेटेज हो गई बच्चे 40 मार्क्स। तो अगर इस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैं देखूं, तो अगर आप 2 यूनिट्स अपनी फर्स्ट 2 यूनिट्स पक्की कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि 32 मार्क्स आपके पक्के हो गए, राइट। करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी अगर आपने अच्छे से कर लिया तो 20 मार्क्स तो बेटा यही पक्के हो गए आपके,
राइट। तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपके मोस्ट प्रायोरिटाइज्ड यूनिट्स क्या रहनी चाहिए? एक तो करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी जो कि 20 मार्क्स की है, दूसरी बेटा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, तो ये है 12 मार्क्स की। तो ये कुछ ओवरऑल वेटेज आपकी 80 मार्क्स की मैंने बताई दोनों बुक्स को इंक्लूड करके। अब बेटा बात करेंगे नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट वर्क। तो प्रोजेक्ट वर्क तो 20 मार्क्स का है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बच्चे यूनिट वाइज डिटेल, ठीक है। पर्टिकुलर यूनिट्स में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलने वाला है, तो देखते हैं बेटे मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहले यूनिट 1 विच इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये यूनिट नेशनल इनकम से रिलेटेड है, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन से रिलेटेड है। ये आपको मैं एक और बात बताती हूँ बच्चे, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो प्योरली थियोरेटिकल बुक है, बट अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो प्रैक्टिकल भी है एंड थियोरेटिकल एस्पेक्ट से भी है। तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में आपको प्रैक्टिकल पोर्शन भी दिखने वाला है और थियोरेटिकल पोर्शन भी दिखने वाला है। तो यहाँ पे देखते हैं आके क्या क्या मिलेगा। What is मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसका इंट्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर यूनिट में। बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक टाइप्स ऑफ गुड्स लाइक कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक्स एंड फ्लोज, ग्रोस इन्वेस्टमेंट एंड डिप्रिसिएशन, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी, 2 सेक्टर मॉडल। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का बेटा बुक्स में 3 सेक्टर मॉडल भी दे रखा होगा, 4 सेक्टर मॉडल भी दे रखा होगा, बट ध्यान रखना सिलेबस में हमारे 2 सेक्टर मॉडल है, तो आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम करते टाइम सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल को देखना है। नेक्स्ट बेटा मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, देयर आर बेसिकली 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इसके आपको थ्योरी भी मिलेगी, आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, यानी कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी दिखने को मिलेगा। तो आपको ये दोनों करना है, थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी। सो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड जिसे हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, नेक्स्ट एक्सपेंडिचर मेथड और उसके बाद इनकम मेथड, तो ये भी आपको देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, नेशनल इनकम से रिलेटेड और भी एग्रीगेट्स क्या क्या हैं, तो बेटा यहाँ पर आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी एट मार्केट प्राइस एज वेल एज एट फैक्टर कॉस्ट, ये सारा कुछ देखने को इस यूनिट में मिलने वाला है। नेक्स्ट रियल एंड नॉमिनल जीडीपी क्या होता है ये देखने को मिलेगा, एंड जीडीपी डिफ्लेटर एंड जीडीपी एंड वेलफेयर का कॉन्सेप्ट, तो ये सब देखने को आपको मिलने वाला है इस पर्टिकुलर यूनिट में। अगर मैं बात करूं नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम की बेटा हमने प्रैक्टिकल पोर्शन की, थ्योरी की नहीं मैं बात कर रही, प्रैक्टिकल पोर्शन की वीडियो हमने आज अपलोड कर दी है, ठीक है। आप लोग हमारे चैनल पर जाके वीडियोस की कैटेगरी में जाके उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट 2 इज मनी एंड बैंकिंग, तो नाम से ही पता लग रहा है इट इज रिलेटेड टू मनी एज वेल एज बैंक्स। तो यहां पर बेटा देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। मनी, मनी का मीनिंग और उसके फंक्शंस, सप्लाई ऑफ मनी, मनी सप्लाई क्या होता है, ठीक है, उसके अंडर के कंपोनेंट्स हैं, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। मनी क्रिएशन एक फंक्शन होता है बेटा कमर्शियल बैंक का, जो कि डिटेल में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। सेंट्रल बैंक क्या है और उसके फंक्शंस डिटेल में हम देखेंगे, जैसे उसके फंक्शंस हैं, बैंक ऑफ इशू है, ये गवर्नमेंट का बैंक है, बैंकर्स बैंक है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट करता है ये, ठीक है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट किस किस टूल्स के थ्रू करता है, थ्रू बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। सो ये क्रेडिट कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक, ये भी काफ़ी डिटेल में हमें देखने को मिलेगा इस यूनिट में। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं हम नेक्स्ट यूनिट की, विच इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इट इज़ बेसिकली रिलेटेड विद द इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। इसमें आपको दोनों अप्रोचेज इक्विलिब्रियम की मिलने वाली हैं, एक होती है इन्वेस्टमेंट सेविंग्स अप्रोच, एक होती है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। अपार्ट फ्रॉम दैट और बेटा ये कुछ मिलने वाला है, एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कॉम्पोनेंट्स, एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग और कॉम्पोनेंट्स क्या है एग्रीगेट डिमांड के, ये सब देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज भी एंड मार्जिनल भी,
ठीक है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी दो तरीके से निकल सकता है, एवरेज एंड मार्जिनल, तो वो देखने को मिलेगा। एंड प्रोपेंसिटी टू सेव भी एवरेज एंड मार्जिनल देखने को मिलेगा। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट यूजिंग टू अप्रोचेस, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स अप्रोच एंड एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, दोनों देखने को मिलेंगे बेटा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, और ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मैकेनिज्म क्या है, मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे ऑपरेट करता है इकोनॉमी में। मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये सब देखने को मिलेगा। प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, प्रॉब्लम्स क्या राइज हो जाती है इकोनॉमिक्स में एक्सेस डिमांड से रिलेटेड, डेफिशिएंट डिमांड से रिलेटेड, और उनको करेक्ट करने के मेजर्स क्या हैं, ठीक है। और कुछ मेजर्स के यहाँ पे नेम आपको दे रखे हैं, चेंजेस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, टैक्सेस एंड मनी सप्लाई, तो ये सब आपको इस पर्टिकुलर यूनिट में देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा यूनिट 4 विच इज गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। एज वी नो दैट गवर्नमेंट बजट्स बनाती है, राइट तो ये बजट के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या मीनिंग है, ये सब इन डेप्थ नॉलेज आपको इस पर्टिकुलर यूनिट में मिलने वाली है। तो आइए देखते हैं क्या क्या मिलेगा बेटा। गवर्नमेंट बजट क्या है, ठीक है, यानी कि इसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स क्या है गवर्नमेंट बजट के, एंड कंपोनेंट्स क्या है गवर्नमेंट बजट के, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट्स, रिसीट्स जो बजट में दिखा रहे हैं, बजट रिसीट्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे हम, दो टाइप की होती हैं बेसिकली, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट। नेक्स्ट बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ बजट एक्सपेंडिचर, ये भी दो टाइप का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिटेल में पढ़ेंगे। एंड हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा बेटा टाइप्स ऑफ बजट, दैट इज बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट के तीन डेफिसिट्स, बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेफिसिट। डेफिसिट बजट, डेफिसिट की अगर बात करें बेटा गवर्नमेंट बजट में, तो देयर आर वेरियस मेथड्स टू कैलकुलेट द डेफिसिट, एंड डेफिसिट भी 3 टाइप के होते हैं, तो उनकी हम इन डेप्थ नॉलेज यहाँ पे गेन करेंगे, दैट इज डेफिसिट इन गवर्नमेंट बजट, ठीक है, मेजर्स ऑफ कैलकुलेटिंग गवर्नमेंट डेफिसिट। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो इट इज रिलेटेड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब इसमें क्या आप देखेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बेटा एक अकाउंट होता है जिसमें हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को हम इसमें काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट को भी। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चे, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट, इसका मीनिंग, कंपोनेंट्स क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट के, और बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट सरप्लस कब होता है, कब इसमें डेफिसिट आता है, तो ये सब हम देखने वाले हैं इस यूनिट में। नेक्स्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में, मीनिंग क्या है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में, मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम से कैसे हम फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन अ फ्री मार्केट, फ्री मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन किया जाता है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। बेसिकली जो भी एक्सचेंज रेट सिस्टम है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है बेटा एक फ्लेक्सिबल और एक मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम, तो इनके क्या मेरिट्स होंगे, क्या डीमेरिट्स होंगे, ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर यूनिट में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बेटा बुक 2 की, विच इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पर यूनिट 1 की बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम टोटल ओवरऑल देखें तो ये यूनिट 6 चल रही है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। तो बेसिकली यहाँ पे इंडिया की आपको नॉलेज दी जाएगी इंडिपेंडेंस से लेके 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद तक की, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी की कैसी स्टेट थी, कैसी सिचुएशन थी उस टाइम पे, ये सब देखने को मिलेगा। इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, जो प्लानिंग की गई इंडिया में, पहले आपको पता होगा 5 ईयर प्लान्स चलते थे, तो उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे 5 ईयर प्लान्स को बनाने के। तो नेक्स्ट बेटा मेन फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड क्या फीचर्स थे, क्या प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे, और क्या पॉलिसीज बनाई गई एग्रीकल्चर सेक्टर को ठीक करने के लिए। और दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें अगर, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो रिफॉर्म्स आए थे, यानी कि आईपीआर 1956, यानी कि इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, एंड फॉरेन ट्रेड कैसा था इंडिया का उस टाइम पर, ये देखने वाले हैं। और फॉरेन ट्रेड कैसा था इंडिया का उस टाइम पर, वो देखने वाले हैं। और फॉरेन ट्रेड में क्या क्या चेंजेस आए थे, ठीक है, पॉलिसीज में क्या चेंजेस आए थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, यानी कि एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन।
तो 1991 के बाद की हम बात करेंगे यहाँ पे स्टेट की इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स एंड अप्रेजल्स ऑफ एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। फीचर्स के बारे में और इनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट बेटा कॉन्सेप्ट्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी। डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर यूनिट में। नेक्स्ट बेटा अब बात करते हैं करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ पे मेजर आपको 4 चैप्टर्स दिखने वाले हैं। फर्स्ट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इंपॉर्टेंस क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की इंडिया में या किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में, और एजुकेशन सिस्टम कैसा चल रहा है इंडिया का, ये सब हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखेंगे। हाउ पीपल बिकम रिसोर्स, कोई भी पर्सन रिसोर्स कैसे बन जाता है एक पर्टिकुलर कंट्री का। नेक्स्ट रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल का क्या इंपॉर्टेंस रहती है इकोनॉमी को डेवलप करने में। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, इंडिया में एजुकेशन सेक्टर कैसे ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरियाज यू नो अबाउट, गांव के एरियाज है ना, तो रूरल एरियाज को कैसे डेवलप करें। तो इस चैप्टर में हम लोग रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। की इश्यूज यानी कि प्रॉब्लम्स क्या है रूरल एरियाज को डेवलप करने से रिलेटेड। क्रेडिट एंड मार्केटिंग, क्रेडिट मतलब उधार वगैरह, लोन वगैरह, मार्केटिंग मतलब चीज़ों को बेचना। रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स कैसे है मार्केटिंग करने में। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। अल्टरनेटिव फार्मिंग दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट बेटा चैप्टर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में हम लोग क्या देखने वाले हैं, ग्रोथ एंड चेंजेस इन वर्क प्लेस, यानी कि जो लोग काम करते हैं उनकी ग्रोथ कैसे चल रही है, क्या चेंजेस आ रहे हैं वर्क फोर्स में, वर्क प्लेसेस पे। पार्टिसिपेशन रेट कैसा है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर में, एंड प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जैसे आप देखते हो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम प्रिवेल कर रही है इंडिया में, तो क्यों ऐसा हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम प्रिवेल कर रही है, और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, कौन सी पॉलिसीज बना रही है। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, हमें क्यों नीड है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए, ठीक है, ये सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी रहने वाली है ये यूनिट कि इन्वायरमेंट को करेंटली क्या प्रॉब्लम्स है और उसको ठीक करने के लिए, इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए इन सब प्रॉब्लम से हम लोग क्या एक्शंस ले रहे हैं। सो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मीनिंग देखेंगे आप इसका। इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्सेज, इकोनॉमी के डेवलप होने का रिसोर्सेज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये देखेंगे, एंड इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये देखेंगे, इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी हम इस यूनिट में स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट बेटा next is unit 8 which is development experience of India. This is the last unit of Indian economic development. इस यूनिट में बेसिकली हम इंडिया का कंपैरिजन कर रहे हैं विद चाइना एंड पाकिस्तान। चाइना एंड पाकिस्तान नेबरिंग कंट्रीज हैं, तो इंडिया का कंपैरिजन चल रहा है बेटा चाइना और पाकिस्तान के साथ, और यहाँ पे हम उनके डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज वगैरह और क्या उनकी डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज का अप्रेजल रहा वो सब देखने वाले हैं। अ कंपैरिजन विद नेबर्स, इंडिया का कंपैरिजन उसकी नेबरिंग कंट्रीज के साथ। इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन। इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना का कंपैरिजन। इश्यूज क्या आ रहे थे इनकी, इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड, पॉपुलेशन से रिलेटेड, सेक्टोरल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है तीनों कंट्रीज में, एंड अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स ऑल्सो हम तीनों कंट्रीज का क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना का। तो यहाँ पर था बेटा इस यूनिट से रिलेटेड। तो आई होप आपको सिलेबस ठीक से समझ में आया होगा इकोनॉमिक्स का। अगर आपको कोई भी डाउट है बच्चे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हमारी जो टीम है वो आपको जल्द ही रिप्लाई करेगी। अब बात करते हैं बेटा प्रोजेक्ट वर्क इन इकोनॉमिक्स की। तो प्रोजेक्ट वर्क इन इकोनॉमिक्स जो है उसको वेटेज बेटा दिया गया है 20 मार्क्स। अब इस 20 मार्क्स में अगर बाइफर्गेशन की बात की जाए तो वो ये है 12 मार्क्स फाइल के लिए, आप जो फाइल बनाएंगे, एंड 8 मार्क्स वाइवा होगा बेटा, उसका ओरल टेस्ट कंडक्ट होगा जो भी आपने फाइल में लिखा है कंटेंट उससे रिलेटेड, और ये वाइवा होगा बच्चे 8 मार्क्स का, ठीक है। अब ये 12 मार्क्स कैसे स्कोर करें, 12 मार्क्स का और बाइफर्गेशन किया हुआ है।
वो कुछ इस तरीके का है बच्चे। 3 मार्क्स तो आपको टॉपिक के मिलेंगे, मतलब आपने कितना बढ़िया टॉपिक सेलेक्ट किया है उसके 3 मार्क्स, तो मतलब टॉपिक बहुत अच्छे से सेलेक्ट करना है। दूसरा बेटा 6 मार्क्स फॉर कंटेंट, आपने कंटेंट कितना बढ़िया लिखा है आपकी फाइल में, तो कंटेंट की क्वालिटी के बेसिस पे आपको 6 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। तो ध्यान रहे फाइल का जो भी कंटेंट ले रहे हैं वो क्वालिटेटिव कंटेंट लें, ठीक है। नेक्स्ट 3 मार्क्स फॉर प्रेजेंटेशन। नाउ हाउ यू आर प्रेजेंटिंग द कंटेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइल में आपने डायग्राम्स वगैरह यूज़ किए या नहीं किए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट वर्क। अभी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट वर्क के बारे में हम डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बेटा अभी से आपने फाइल नहीं बनानी। जैसे ही आपको स्कूल्स में फाइल वगैरह अलॉट होगी समर वेकेशंस के टाइम पे, तो हम इसकी एक इन डेप्थ वीडियो भी लेकर आएंगे इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड। तो अब हम बात करेंगे बेटा सजेस्टेड क्वेश्चन पेपर डिजाइन में इकोनॉमिक्स के लिए। तो देखते हैं क्या बोला गया है सीबीएसई के थ्रू। तो सीबीएसई ने ये कहा है कि जो 80 मार्क्स की वेटेज है वो कुछ इस तरीके की रहने वाली है। जब वो क्वेश्चंस को सेलेक्ट करेंगे तो क्वेश्चन जो होंगे, जो सिंपल क्वेश्चंस होंगे रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, मतलब सिंपल आपको कॉन्सेप्ट बताया जाता है और वो आपको लर्न करना है और क्वेश्चन के टाइम पे पूछ लिया जाता है। तो सिंपल क्वेश्चंस वो 44 मार्क्स के आने वाले हैं बेटा। और दूसरा जो लिटिल बिट थोड़े से हाई लेवल के हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लिटिल बिट थोड़े से हाई लेवल के, कि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया, अब आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई भी कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। तो ये नॉलेज देखने के लिए 18 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपकी एप्लीकेशन की नॉलेज देखी जाएगी कि आपने जो पढ़ा है वो आप कितने अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हो। फिर जो टिपिकल हॉट क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो आएंगे बेटा 18 मार्क्स के, जिसमें मतलब ये चेक किया जाएगा कि आप डीपली कंटेंट को कैसे स्टडी करते हो, कैसे इवैल्यूएट करते हो, अपने ओपिनियन कैसे निकालते हो और अपने कुछ व्यूज कैसे रखते हो किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, ठीक है। जैसे आप देखते हो डेटा बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, है ना, आपको डेटा दे दिया जाता है और फिर आपको एनालाइज करने को बोला जाता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, राइट। तो वो बेटा 18 मार्क्स के। तो अगर मैं बात करूं डायरेक्ट पेपर तो आपको 44 मार्क्स का दिख जाएगा, लेकिन जो इनडायरेक्ट पेपर आएगा वो आएगा 36 मार्क्स का। तो यहां से बेटा आइडिया ले लो कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। मतलब प्रिपरेशन ये नहीं करना हाँ ठीक है कॉन्सेप्ट पढ़ा हो गया, नहीं बेटा, कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली स्टडी करना है, एक एक चीज उसकी एनालाइज करनी है। डीपली स्टडी करोगे तभी अच्छा स्कोर कर पाओगे इकोनॉमिक्स में। तो ध्यान रखना ये बात, आपको बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को पहले तो अपने क्लैरिटी रखनी है, फिर आपको जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं प्रैक्टिस करने हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि सीबीएसई ने बेटा कुछ लेटेस्ट अभी इंट्रोड्यूस भी किए थे क्वेश्चंस, आपके 11th क्लास में भी आए होंगे क्वेश्चन पेपर में, लाइक असर्शन रीजन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस, राइट। इनकी हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तभी हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स हैं तो हर टाइप का प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग कर चुके हूँ, राइट। तो बेटा प्रिपरेशन के टाइम पे आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। सिंपल प्रिपरेशन नहीं रहेगी, थोड़ा सा हार्ड वर्क हमें करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, तभी बहुत अच्छे से हम लोग स्कोर कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में। सो यहाँ पर गाइज आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारी जो टीम है वो आपको जल्द ही रिप्लाई करेगी। यहाँ पर मैं आपको रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि हमारी इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम आप देने वाले हैं, ठीक है, फॉर द एकेडमिक सेशन 2023 टू 2024। तो उनके साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिले। और यहाँ पर मैं इजाज़त चाहती हूँ इस सेशन को एंड करने की। बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।